आदाब नाजरीन, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का खैर मकदम। पहले नजर हेडलाइंस पर। एनआरसी की फहरिस्त जारी होने के बाद कहीं खुशी कहीं गम। 19,06,657 अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। साबिक फौजी बिमल चौधरी का नाम एनआरसी फहरिस्त में नहीं। जिंदगी भर मुल्क की खिदमत करने वाले फौजी की आंखों में आंसू। असम के करीमगंज के रहने वाले हैं बिमल चौधरी। एनआरसी की फहरिस्त जारी होने के बाद बीजेपी लीडर सुदेश वर्मा का बयान, सिर्फ असम नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में भी एनआरसी हो लागू। महाराष्ट्र के धुले के केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 अफराद हलाक, 44 से ज्यादा अफराद जख्मी, 14 की हालत नाजुक। राहत और बचाव के काम जारी। जम्मू कश्मीर के 575 नौजवान फौज में हुए शामिल। श्रीनगर में पासिंग आउट परेड का किया गया एहतमाम। राजस्थान के हुजाज इकराम की वापसी। हुजाज इकराम का पहला काफिला जयपुर पहुंचा। 421 हुजाज इकराम पर मुश्तमिल है पहला काफिला। और पहले खबर है राजस्थान से। राजस्थान का हुजाज इकराम का पहला काफिला जयपुर पहुंच गया है। 421 हाजियों पर मुश्तमिल ये पहला काफिला जयपुर पहुंचा है और एयरपोर्ट पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर हज कमेटी के सदर समेत सभी अरकान मौजूद रहे। तो ये पहला काफिला है राजस्थान के हुजाज इकराम का जो जयपुर पहुंचा है। काफिले में 421 हुज्जाज शामिल हैं जो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका इस्तकबाल किया गया है और इस मौके पर हज कमेटी के तमाम अरकान सदर समेत मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त मौजूद है। अरबाज, पहला काफिला पहुंचा है राजस्थान का हुजाज इकराम का, किस तरह का इस्तकबाल देखने को मिला? जी बिल्कुल, पहला जो काफिला है वो वतन वापसी कर चुका है। आज सुबह 9:30 बजे पहला काफिला पहुंचना था, लेकिन जो देरी हुई है फ्लाइट की रवानगी में भी और फ्लाइट के यहाँ उतरने में भी 12 बजे यहाँ पहला काफिला उतरा है। टर्मिनल 2 से हाजियों की जो है रवानगी होगी अपने अपने घरों के लिए। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास जो इंतजामात हैं उसके हिसाब से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो शेड हैं वो कम पड़ रहे हैं और छांव ढूंढने के लिए लोगों को यहाँ पर आसपास फुटपाथ पर और पेड़ों के नीचे छाया जो है वो तलाश करनी पड़ रही है। यहाँ पर 421 हुज्जाज पहुंचे हैं जो कि वतन वापसी की। उन्होंने बोइंग जो विमान है एयर इंडिया का वो उन्हें लेकर के पहुंचा है। अभी जो राजस्थान हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत हुई थी हमारी। उन्होंने कहा था कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, तमाम लोग आ चुके हैं और पूरी खैरियत के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उन्हें बाहर एयरपोर्ट से निकाला जाएगा। यहाँ पर जो अलग से टर्मिनल 2 पर एक कॉरिडोर तैयार किया गया है, पूरी तरह से डेडिकेटेड कॉरिडोर है ये, जो है आज़मीन के लिए जो हुज्जाज हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे और जो उनके परिवार वाले हैं वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और पूरी तरीके से कोशिश यही है कि अच्छे से इस्तकबाल हो, वो अपना हज मुकम्मल करके यहाँ पहुंचे। तमाम अरकान उनके सही से हुए हैं और हुज्जाज इकराम को लेने के लिए, इस्तकबाल के लिए उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है क्या? सिर्फ 421 हाजियों के लिए ही एक तरह से मुख्तसर इंतजाम कर दिया गया? पहले से पता नहीं था कि इतने लोग आ रहे हैं तो उनके साथ उनको जो है रिश्तेदार खानदान के लोग पहुंचेंगे लेने के लिए? जी बिल्कुल, इसकी तैयारी के लिए इन्होंने बाकायदा 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी। मीटिंग में तमाम जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन उन्हें बुलाने के बावजूद जो इंतजामात किए गए हैं, मैं आपको मेरे पीछे वो दिखाना चाहूँगा कि 421 अगर जो हुज्जाज आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक हाजी को लेने के लिए एक पूरी बस यहाँ पहुँचती है एयरपोर्ट। और एक छोटा सा शेड यहाँ तैयार किया गया है, उस शेड में जगह नहीं है। 4 पंखे लगाए गए हैं जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो पूरी फैमिलीज़ हैं अलग अलग जगह साया तलाश कर रही हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट 3 घंटे लेट है जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम लोगों के सवाल यहाँ पर
हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों की भी बात सामने आ सके, क्योंकि जो राजस्थान की स्टेट हज कमेटी है वो दावा कर रही थी इस बात का कि हम इस बार कोई भी कोताही नहीं करेंगे, कोई भी परेशानी ना हाजियों को होगी ना उनके परिजनों को होगी। लेकिन आप देखिए यहाँ इन हालात में लोग बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से ना खाने का इंतजाम है ना पानी का है। कुछ एनजीओ इनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग कब से आए हुए हैं, क्या परेशानियां? सुबह 6 बजे से आए हुए हैं सर, और मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बहुत तगड़ी है और व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। इसलिए हम सब जो हाजी को जितने भी वॉलंटियर है जो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं लेने के लिए, वो सब शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सब। लेकिन आप लोग आए हुए हैं, आपके लिए इंतजाम क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग कहाँ से? अजमेर शरीफ से। पानी की छाया की कोई व्यवस्था नहीं है और सारे धूप में इतने परेशान हो रहे हैं। 2.5-3 घंटे लेट फ्लाइट लेट हो गई है। आज सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, भूखे प्यासे सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए खातिन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ आए हुए हैं, ना पानी का इंतजाम है और धूप काफी तेज है। ऐसे में एक पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं पूरा खानदान यहाँ मौजूद है। इंतजार इन लोगों को कि इनके जो हाजी हैं वो हज पूरा करके आए, तो बड़ी खुशी होती है कि तमाम लोग बड़े खुशी के साथ में इस्तकबाल करें। अरबाज हाजी तो आएंगे, कुछ देर में एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनका अरकान खानदान इस वक्त मुश्किलों में बैठे हैं, वहाँ अगर हज कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद हो तो उनसे बात कर ली जाए। किस तरह के इंतजाम किए गए? कहा जा रहा है एक शख्स कोई कि बढ़िया इंतजाम है, लगता है इंतजामिया का ही आदमी है, लेकिन झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने। देखिए इंतजामिया का जो इंसान है वो अक्सर कर भीड़ में शामिल होते हैं, लेकिन जो भीड़ की जो आपने थी वो बात देखी और नज़ारा अपने आप में साफ है, जिससे साफ आप देख सकते हैं कि इंतजाम की पोल किस तरीके से खुल रही है। ये एक तरह से ढकने की कोशिश है, लेकिन जो ईओ है राजस्थान स्टेट हज कमेटी के, वो एयरपोर्ट के अंदर हैं। वॉलंटियर्स 300 चाहिए थे, यहाँ पर महज 100 पास बनाए गए हैं। जो बसेज हैं इनके परिजनों की वो 2 किलोमीटर दूर रोक दी गई, वहां से पैदल ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में अब 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की हज कमेटी की? सर हमने, लेकिन इसका रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक ही चीज़ है कि आप बाहर खड़े रहो, अभी आधे घंटे में आएंगे, अभी 1 घंटे में आएंगे, ऐसे करके हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर किसी को, बुजुर्गों को या कहीं बैठने की व्यवस्था भी मैनेज करवा देते, तो ऐसा कोई है नहीं। आप लोगों ने क्या बात? जी हज कमेटी को ये मतलब प्रबंधन करना चाहिए कि जो अभी बुजुर्ग भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, उमस है, काफ़ी उमस है, और सुबह 8:30 बजे 9 बजे के हम आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ये व्यवस्था तो हमेशा ऐसी रहती है, तो इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सुधार की डिमांड कर रहे हैं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि हज कमेटी जो है पुरानी वो एक तरह से खारिज हो चुकी है, नई का भी यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने। जो हज प्रशासक है वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, एक RAS ऑफिसर को, जो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। लेकिन जो ईओ हैं वो एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर मौजूद हैं, वहां भी बदइंतजामी हो रही है, क्योंकि जो वॉलंटियर्स जरूरी थे 300 के करीब, वो महज 100 रखे गए। ऐसे में जो काम 300 लोगों को करना था, तो जो एयरपोर्ट पर जो हाजी बाहर आएंगे उनका सामान क्लासिफाइड किया जाएगा, उन्हें आबे ज़मज़म डिवाइड किया जाएगा, वो सारी चीजें की जानी है। और ऐसे में जो बाहर आने का टाइम है टर्मिनल से, वो भी 2 घंटे लेट होगा हाजियों को, क्योंकि 421 हाजी हैं। इनमें एक 6 महीने की बच्ची भी है जो हज पूरा करके वतन वापसी कर रही है, एक 86 साल के बुजुर्ग भी हैं जो कि इस बार आ रहे हैं। तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं, जो तैयारियां हैं हज कमेटी की, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आज पहली उड़ान में ही लग गया है। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं ये खुद बयान कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात जयपुर एयरपोर्ट पर किया गया है। जो लोग आए हैं 421 हाजी पहुंचते हैं, अगर एक शख्स को लेने के लिए घर के 4 लोग आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद, यानी 1600 के करीब तादाद वहाँ पर हो सकता है इससे ज़ायद पहुँचे हो। लेकिन आम लोगों के लिए कोई जो है इंतजामात नहीं किए गए, यहाँ तक कि बैठने का इंतज़ाम नहीं है और पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। लोग खुद अपने तौर पर आसपास में झाड़ियों में जो है छांव तलाश कर रहे हैं, साया तलाश कर रहे हैं, ताकि उसमें कई बुजुर्ग लोग भी हैं, घर के अफराद और ख़वातीन मौजूद हैं, जो पहले काफिले के वक्त ही राजस्थान हज कमेटी की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर है राजस्थान हज कमेटी की, जिस तरह के इंतजामात पहले काफिले की वापसी के लिए हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल के वक्त देखी जा रही है। रवाई रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में आज बंदिशें हटा ली गई है। 27 रोज गुजर चुके हैं। बंदिशें, कल जुमा था इसलिए सख्त कर दी गई थी, लेकिन आज कुछ बंदिशें हटा ली गई हैं। ताहम 27वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। नज़्म व नस्क की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर
सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी न के बराबर है। मौसलाती निजाम के ठप होने के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर बंदिशें कुछ हटा ली गई हैं कुछ इलाकों से, लेकिन 144 अपनी जगह नाफिज है। स्कूल के तलबा की हाजिरी भी ना के बराबर है और मौसलाती निज़ाम भी ठप है। नहीं, सूरत हाल तकरीबन कुल मिलाकर जूं की तूं है। सिर्फ कुछ इलाकों में जो है बंदिशें हटा ली गई हैं। और श्रीनगर में आज फौज की जानिब से पासिंग आउट परेड हुई है और जम्मू कश्मीर के 575 नौजवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की है। जी हाँ, और ये नौजवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कश्मीरी नौजवानों ने फौज में शमूलियत पर मसरत का इजहार किया। श्रीनगर के रहने वाले वसीम अहमद मीर का कहना है कि फौज में शामिल होने पर उनके वालिदैन फख्र महसूस कर रहे हैं। वसीम का कहना है कि उन्होंने फौज में बहुत कुछ सीखा है। वसीम अहमद के वालिद भी फौज में हैं और उन्होंने अपने वालिद से तहरीक पाकर मुल्क की खिदमत करने का फैसला किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहाँ पे आके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हो रहा है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद हमारा मेंटली फिजिकल बनाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं हमें आगे के लिए। मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी यूनिफॉर्म देखी तो मेरे को शौक पड़ गया कि आर्मी में जाना ही जाना है। तो उसके बाद मैं देखता कि इनके डिसिप्लिन, इनकी हर चीज़ देखता गया तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका खाने पीने का तरीका, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हर चीज़ इनका डिसिप्लिन से चलता है। तो वो देख के बहुत खुशी हुई और तभी मैंने आर्मी ज्वाइन की। कश्मीर के को मैं तो कहता हूँ आना चाहिए आर्मी में, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। खुशी तो बड़ी हुई है कि हम अपनी ट्रेनिंग अच्छी से मेहनत से ख़त्म कर ली है। अब अपनी पलटन में जाएंगे, वो अपना ईमानदारी से और वफादारी से देश के साथ काम करेंगे। यहाँ से जाना भी है, पर खुशी इस बात की अपनी अपनी यूनिट में जाके जिसके लिए आए थे अपनी यूनिट में डिप्लॉय होंगे। घर वाले खुश हैं। जितनी मैं वैकेंसी रिलीज करता हूं उससे हर बार 20-25% ये फालतू मांगते हैं। और अभी तो बहुत ऊंचे दर्जे पे मैं शुक्रवार को ही एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं मंत्रालय में, जहां पर वो और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर तो जितनी अभी तक दी है तकरीबन समझ लीजिए आप 30% तो उसमें और इजाफा होगा, चाहे वो वैली की हो चाहे ले की हो, कुल मिला करके। तो मोटिवेशन में तो कमी नहीं है यहाँ के यूथ में, वो तो आप भी देख रहे हैं। ज़्यादा वैकेंसी अगर देनी पड़ रही है, सब भर्ती होना चाहते हैं। और जैसा जितने भी मैंने माता पिताओं से, भाई बहनों से अभी थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन की है, सब खुशी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी नहीं मिल रही तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के लिए जज्बा भी है और जब देश की आप सेवा करेंगे तो देश आपकी सेवा करेगा। युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि बहुत सारी रैली की भर्ती होती है, उसमें आइए और भर्ती होकर देश का सम्मान बढ़ाइए, भारत को उस दिशा तक ले जाइए। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को बढ़ाने के लिए आप आगे आइए और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। मुझे बहुत खुशी है और खासकर ये परेड देखकर मुझे बहुत ही पुरानी याद आ रही है। 30-35 साल पुरानी याद आई है मुझे बहुत खुश हूँ मैं इसके लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि युवा जो है अच्छे बढ़े रहें और सहयोग करें हर काम में। 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और सरहदी इलाकों में गोलीबारी उसकी जारी है। और ऐसे ही सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में बजरन नामी बस्ती में पाकिस्तान की जानिब से 27 अगस्त को की गई बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इलाके का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू को तफसीलात फराहम करते हुए DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना था कि इस गोलीबारी की वजह से 12 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं, जबकि 30 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। DC बांडीपुरा का मजीद कहना था कि मुतासरीन को 1 माह की मुफ्त राशन के अलावा दीगर इमदाद भी फराहम की गई है और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का अमल भी जारी है। वाज़ह के इस गोलीबारी के बाद बख्तूर के कई लोगों ने हिजरत की है, जबकि बजरन नामी बस्ती के मुतासरा लोगों ने बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में अपने रिश्तेदारों के अलावा फजलपुरा में एक सरकारी इमारत में पनाह ले रखी है। बम थे जूं खतरनाक बाप थोड़ा दोपन चे क्या करा नार हेतु ब्रिज मकान कोत ग मे शीट एजाज शीरा तिरकुन फसा होकुन दुद वो हुबन मकान पे नो पे प्रून करा 15 मकान गई
खास कर कहें रोद शक थी मान यूत प्यों डाल हो 4 बजे अन और शड़े ग बर गानस मन तुम कट न कोकर न तीर न गुर न गुपन 15 मकान गिने गए और एक आदमी जख्मी हुई वो 3 बजे तक फायर कर रही थी। उसके बाद कोई पता नहीं, हम तो 3 बजे वहाँ से निकले, उसके बाद कोई पता नहीं कितना गया कितना बज गया वो तो मालूम नहीं है। 9 बजे गो 2 बजे तो गो हालात बिल्कुल खराब मोल गोबरस गोबर आन मलिस सून कर 4 वसाए कुन जाए अगर ये सुस्त आगत दी। वहाँ पर मैंने रेड क्रॉस से कुछ फंड चुने जो फौरी ज़रूरत के लिए थे, पैसे भी दिए उनको। इसके अलावा 1 मंथ का फ्री राशन जिसमें एलपीजी भी शामिल है वो भी उनको वहाँ पर मुहैया किया गया है। टेंट्स और ब्लैंकेट्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अंडर नॉन रिलीफ है उसके केसेस बन चुके हैं, आज या सुबह तक इंशाल्लाह सेंक्शन कर देंगे तो रिलीफ इनको दे देंगे। देश में एक संविधान हुआ, देश में एक फ्लैग हुआ, 370 और 35 से धारा हटाई गई। उसके बाद मैं समझता हूँ जो देश में वातावरण है और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में वातावरण है वो एक लोगों के मन में एकता का भाव जो है वो पैदा हुआ है। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ऑफिस में 99% हाज़िरी होनी शुरू हुई है, लोग अपने कामों के लिए सरकार के ऑफिस में जाते हैं, तो ये पूरी नॉर्मलसी बहुत जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास और शांति दोनों साथ साथ चलें। बात का निर्णय अनुकूल समय आने पर ही लिया जाएगा। देखिए, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, इवन जिसका उनको मान था कि ये कंट्री उसका साथ देंगे, उन कंट्रीज़ में साफ बोल दिया है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, आपको भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अब सिर्फ वो ऐसी धमकी देकर डराना चाहता है। भारत पूरा सक्षम है, भारत के लोग देशभक्त लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। और कल का शो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान की जनता भी, जो 1 घंटा उन्होंने प्रदर्शन करना था, पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं। और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के धुले में केमिकल फैक्ट्री में एक धमाका हुआ है और इस धमाके में 11 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 44 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 15 लोगों की हालत इंतहाई नाजुक है। कुछ लोग फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम जारी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो ये महाराष्ट्र के धुले की एक केमिकल फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें धमाका हुआ है और 11 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 44 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 15 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या जानकारी देंगे धमाके के ताल्लुक से, क्या अपडेट है, किस तरह से हुआ है धमाका? देखिए, अगर अभी की बात करें तो 11 लोगों की मौत की खबर है और 14 लोगों की हालत जो है काफी खराब बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी जो धुले मेडिकल कॉलेज है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है और 40 लोगों को जो है माइनर इंजरीज आई है, उन्हें जो है शेरपुर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी 10 से 12 लोग जो है अंदर फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। क्योंकि सुबह 9:45 बजे करीब जो है वाकया घटा, एक के बाद एक करके जो है कई सारे सिलेंडर भी जो है अंदर फटे। उसके बाद से हमने देखा उसकी गूंज जो है आसपास के 3-3.5 किलोमीटर तक जो है सुनाई दी। उसके बाद राहत बचाव कार्य मौके पे पहुंचा और यहाँ पर अभी जो है 60 से ज्यादा लोगों को जो है निकाल लिया गया है। और ये बताया जाए 10 से 12 लोग अभी भी अंदर जो है फंसे हुए हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है वो जो वहाँ मौजूद है, SDRF की टीम मौजूद है और NDRF की टीम को अलर्ट पे रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो NDRF की टीम भी वहाँ पे मूव होगी। हालांकि एग्जैक्ट रीजन क्या है इस पूरे हादसे का वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन राहत बचाव कार्य चल रहा है और लोगों को बचाने का काम जो है वो बड़ी त्वरित गति से चल रहा है। जी अमित, ये केमिकल फैक्ट्री है, लाजमी बात है इतनी आसानी से जो है धमाके लगातार हो और आसानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन क्या कंपनी है, किस तरह का केमिकल यहाँ है, क्या कुछ जानकारी मिली है ताकि प्रशासन को और जो फायर टेंडर वहाँ पहुँचे उनको राहत के साथ ये काम कर सके वो लोग, कि किस तरह का केमिकल फैक्ट्री है ये?
देखिए ये किस तरह की केमिकल फैक्ट्री है, हम लगातार जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे शायद तैयार किया जाता है जी। और अधिक जानकारी जो है कोई भी जो अधिकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आग पर काबू जो है पाने की कोशिश लगातार चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो है करके कई सारे सिलेंडर फटे और उसके बाद हमने देखा कि आग ने जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि केमिकल की जो गैस है वो ये भी खबर आ रही कि आसपास के गांवों में भी जो है फैल रही है, इससे लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं। ये भी खबर जो है सामने से आ रही है निकलकर। तो अब इन सारी चीजों पे काबू पाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। 9:45 बजे का ये हादसा है और 1:30 बजने जो है आ रहे हैं, यानी 2 घंटे से ऊपर का समय जो है 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है वहाँ पर जुटा पड़ा है। 20 से अधिक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, दूसरे जो SDRF की टीम है, स्थानीय प्रशासन जो है, लोकल जो टीम है, ये सारे लोग जो है आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे मुंबई से अमित राय तफसीलात दे रहे थे कि केमिकल फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, लगातार सिलेंडर फट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मुश्किलात का सामना है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक 11 लोगों की जो है मौत की तस्दीक हो चुकी है और 44 लोग के करीब जख्मी हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। बड़ी खबर, जी हाँ, हिंदुस्तान के साथ मशरूत बाहमी बातचीत के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बात आई है। पाकिस्तान के 2 तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान को 2 तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। तीसरे फरीक की मावनत सालसी का खैर मकदम करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। हिंदुस्तान के साथ मशरूत बाहमी बातचीत के लिए वो तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात आ रही है। पाकिस्तान को 2 तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। तीसरे फरीक की मावनत सालिसी का खैर मकदम करेंगे, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल नहीं दिखाई देता। कल तक जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की जा रही थी, जो सुर था वो सुर किसी हद तक अब डुलमुलाता लग रहा है पाकिस्तान का। जिस तरह से उन्होंने पेशकश की है बातचीत की, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो है वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात आई है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान मशरूत बाहमी बातचीत के लिए तैयार है और 2 तरफा मुज़ाकरात पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साथ ही वो अड़ियल रवैया भी दिखा दिया पाकिस्तान ने कि हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल नहीं दिखाई देता। ये भी कहना है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का। इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, जिस तरह से कुछ हद तक नर्म रवैये की चीज़ सामने आ रही है, लेकिन साथ में अड़ियल रवैया भी ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की तरफ से माहौल नहीं दिखता, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या वही पुराना रवैया कहें इसको, जिस तरह से हमेशा ये पाकिस्तान की तरफ से जो है दिखाया जाता है? देखिए, बातचीत की पहल तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की है, लेकिन जरूरी ये बात भी हो जाती है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शायद आपस में बात नहीं करते हैं, क्योंकि अब से 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब भारत से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, और 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत से बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ही इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान कर रहा है। और कल जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी न्यूक्लियर वॉर की एक बार फिर से, और साथ ही साथ ये कहा था कि भारत की ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो ऐसे में ये सिर्फ बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सही माहौल बनाए, और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक किसी भी बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल, यानी पहले तो अपने बयानों का माहौल सही करें। पीएम कुछ बोलते हैं और वजीर खारजा कुछ बोलते हैं, माहौल कुछ और बनता है। सिर्फ मीडिया के सामने एक तरह से दिखावे की कोशिश की जा रही पाकिस्तान की तरफ से।
जाहिर सी बात है, ये बस इंटरनेशनल मीडिया के सामने ही दोनों इंटरव्यू हुए थे। इमरान खान ने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था और शाह महमूद कुरैशी ने भी बीबीसी को एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। जाहिर तौर पर ये एक कंसिस्टेंसी नहीं है इन दोनों बयानों के बीच में। वहीं ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान ने बातचीत की शर्त भी रखी है कि पहले सभी रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाए कश्मीर से और नेताओं को रिलीज किया जाए, और वो उसके बाद नेताओं से बातचीत करेंगे, तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी हिंदुस्तान के साथ। लेकिन जाहिर सी तौर पर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ दखल दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। भारत ने साफ कर दिया है ये अंदरूनी मामला है भारत का, जो भी भारत कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका ने भी इस बात को कहा है कि फिलहाल वहां पे सिचुएशन कंट्रोल में है। तो ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं है जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद को के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक किसी बातचीत का कोई मतलब नहीं। एक चीज और भी है, एक तरफ पाकिस्तान बातचीत की पहल की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार जब से 370 जो है आर्टिकल हटा है, मनसूख कर दिया गया है, तब से वो सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है, सरहदों पर गोलीबारी कर रहा है। ये भी तो सारी दुनिया के सामने है, इसको कैसे दिखाएगा पाकिस्तान? नहीं, वो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान महज बयानबाजी कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है अफगान टेररिस्ट को, और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन बढ़ाकर वो घुसपैठ कराने में भी लगातार कोशिश कर रहा है ताकि कश्मीर में और माहौल बिगाड़ा जा सके। पाकिस्तान की ये कोशिश है, क्योंकि वो पाकिस्तान कश्मीर में सुधरते हालात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और भारत ने जो एक ठोस कदम उठाया है, हिस्टोरिक कदम उठाया है, उससे पाकिस्तान अब बौखला चुका है। तो ऐसे में और कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास, इसलिए वो इस तरह के बयान देकर बस ध्यान भटकाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी गुफ्तगू के लिए। तो ये हमारा अनुमान है शैलेंद्र वांगू कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से भटकाने वाली बात है। इंटरनेशनल मीडिया के सामने सिर्फ इस तरह की बयानबाजी कर पाकिस्तान सिर्फ ये बताना चाहता है कि हमने बातचीत की पहल की, लेकिन साथ में जिस तरह की हरकतें, सीज फायर वायलेशन और जिस तरह से मिलिटेंट को जो है सरहदों में ढकेलने की एक तरह से कोशिश है और जो शर्तें रख रहा है, ये नामाकूल शर्तें हैं। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।